एक दिन मेरे सर में दर्द हो रहा था। देवर कहने लगा, भाभी मसाज कर देता हूँ। जब देवर ने मसाज किया तो मुझे इतना सुकून मिला कि पूरी रात मुझे कोई होश न रहा। फिर मैं रोजाना की देवर से मसाज करवाने लगी और उस दिन मेरे जिस्म पर भी तेल लगा था और मुझे कोई होश न था। अगले दिन मैंने कैमरा लगाकर देवर को बुलाया और जब सुबह उठी तो कैमरे में देखा तो मेरी रूह कांप गई। मेरा देवर तो मेरे साथ कभी कभी हम रिश्तों की सीमा ख्याल नहीं रखते और इसी वजह से बहुत नुकसान उठाते हैं। हर रिश्ते की एक लकीर होती है और अगर इंसान उस लकीर को पार कर जाए तो वो रिश्ता उसके लिए बवाल बन जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं एक रिश्ते में अपनी हद पार कर गई थी और इसलिए बर्बादी मेरा नसीब बन गई थी। जो कुछ मुझ पर गुजर चुकी थी वह मेरे लिए भूलना बहुत मुश्किल था। पिछले कुछ दिनों से मेरा सर दर्द से फट रहा था और कोई गोली असर नहीं कर रही थी। मेरी रात की नींद न होने की बराबर थी। मैं सारी रात जागती और घर में यहाँ से वहाँ घूमती रहती या फिर अपने बिस्तर पर करवटें बदलती। जज्बात की तड़प मुझे दीवाना करके ही थी, लेकिन इसलिए मेरे सर में दर्द होने लगता था। मेरा देवर पंकज, जो उम्र में मुझसे छोटा था, वो मेरा बहुत ही ख्याल करता था और हम दोनों काफ़ी घुल मिल गए थे। मैं भूल गई थी कि देवर और भाभी के रिश्ते क्या होते हैं। पंकज ने कई बार मुझे रात में जगाते हुए देखा था। एक दिन मेरी तकलीफ देखकर कहने लगा कि भाभी, मैं आपके सर में तेल लगाकर अच्छे से मसाज कर देता हूँ। आपका दर्द तुरंत ठीक हो जाएगा। मैं आपको इतना सुकून दूंगा कि आपको फौरन ही नींद आ जाएगी। उसकी बात सुनकर मैं हंस पड़ी। मुझे लगा कि वह ऐसे ही कह रहा है। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, लगा दो। वो तेल उठाकर ले आया और मेरे सर में अच्छे से मसाज करने लगा। साथ साथ ही वह मुझे अपने दिन भर के किस्से भी सुनाने लगा था। उसकी उंगलियां तेजी से मेरे सर में हरकत कर रही थी और मुझे बहुत सुकून महसूस हो रहा था। उसने मेरे कंधों को भी अच्छी तरह दबाया और बहुत नरमी से मेरे कंधों को दबा रहा था। मैं रोजाना रात को चाय पीने की आदी थी। पंकज मेरे लिए चाय भी खुद ही बना लाया था। मालिश करवाने के बाद मैंने पंकज के साथ चाय पी और सोने लेट गई। मुझे ऐसी नींद आई कि मैं सुबह ही उठी। सच में पंकज के मसाज में तो जादू था। मुझे बहुत ज़्यादा सुकून महसूस हो रहा था। काफ़ी दिनों के बाद मुझे इतनी गहरी नींद लगी थी। सुबह उठते ही मैं नहाने के लिए गई, वॉशरूम में गई तो मुझे बहुत हैरत हुई जब मैंने अपने जिस्म पर कहीं कहीं तेल लगा हुआ देखा। शायद मैंने नींद में अपने सर पर हाथ लगाने के बाद जिस्म पर भी लगा लिया होगा हाथ। मैं दिन भर अपने कामों में लग गई। नींद पूरी होने की वजह से मेरे सर का दर्द पूरी तरह गायब हो गया था। मेरी शादी को 1 साल बीत चुका था और ये 1 साल मैंने बहुत ही अच्छे से गुजारा था। जब मैं इस घर में दुल्हन बनकर आई थी तो मेरा देवर पंकज 16 साल का लड़का था। पंकज के अंदर बहुत ज़्यादा बचपना था और वो मुझे बिल्कुल मेरे छोटे भाई जैसा लगता था। मेरे पति ने मुझसे कहा था कि उनके पिता बहुत जल्दी ही इस दुनिया से चले गए, जिसकी वजह से पंकज को बाप का प्यार नहीं मिल सका। उनकी माँ भी पंकज पर और घर पर बहुत कम ध्यान दिया करती थी और मेरे पिता अकरम तो यहाँ रहते ही नहीं थे। इसलिए अकरम ने मुझसे कहा कि मैं अब सबसे ज़्यादा पंकज का ख्याल रखूं। मैंने अकरम से वादा कर लिया था कि मैं पंकज को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह रखूंगी और मैंने अपना वादा पूरी तरह निभाने की कोशिश भी की थी। मेरे पति अकरम दूसरे शहर में नौकरी करते थे और वो महीने में 4 दिन के लिए ही वापस घर आते थे। बाकी सारा वक्त मैं अपने छोटे देवर पंकज और अपनी सास के साथ गुजारती थी। पंकज अब तक एक 17 साल का लड़का था। जो जवान हो रहा था वह मुझसे उम्र में सिर्फ 4 साल ही छोटा था और इसलिए हम दोनों के दरमियान बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। मैं उसकी हर छोटी से छोटी बात का भी ख्याल रखती। वो कॉलेज से आते ही भाभी भाभी कहता मेरे आगे पीछे घूमने लगता। अकरम के यहाँ ना होने की वजह से मेरे छोटे बड़े काम सब के सब पंकज ही की जिम्मेदारी थे। पंकज कॉलेज से आने के बाद मेरे काम कर देता और उसके बाद मेरे ही साथ सारा वक्त गुजारता। पंकज के साथ रहते रहते मैंने एक बार शिद्दत से महसूस की कि वो अकरम को पसंद नहीं करता था, बल्कि उसका जिक्र आने पर वह खामोश हो जाया करता था या फिर बात ही बदल दिया करता था। मैं उससे जानना चाहती थी कि उसे अकरम से क्या तकलीफ़ है, लेकिन मैं कभी ये सवाल नहीं कर पाई थी और बहुत समय के बाद मुझे इसका जवाब मिल गया। अकरम की अम्मा
सारा सारा दिन मोहल्ले में घूमती फिरती और शाम होते ही जल्दी सो जाया करती। अगले दिन सुबह सवेरे ही वो फिर मोहल्ले में निकल पड़ती। इसलिए मुझे कभी भी उनकी तरफ से कोई तकलीफ़ नहीं थी। ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, लेकिन अकरम के बगैर मुझे रात भर नींद नहीं आती थी और मैं सारी रात करवटें बदल बदल कर गुजारती। कभी कभी तो मेरा दिल चाहता कि मैं अकरम के पास ही चली जाऊं, लेकिन ऐसा फ़िलहाल मुमकिन नहीं था। इसलिए मुझे सर में दर्द रहने लगा। पंकज को मालूम था कि मेरे सर में दर्द है, इसलिए वो पहले तो मेरे लिए दवा लेकर आया करता था, लेकिन एक दिन वह कहने लगा कि आप कब तक सर दर्द की दवाई खाएंगी, इससे तो अच्छा है कि मैं आपकी मसाज कर देता हूँ, आपको बहुत सुकून मिलेगा। मैंने पंकज से कहा कि मसाज करने से बेहतर है कि कुछ दिन के लिए मुझे अपने भाई के पास भिजवा दो, मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगी। मेरी बात सुनकर पंकज कहने लगा कि अगर आप चली जाएंगी तो मेरा क्या होगा, मैं तो आपके बगैर नहीं रह सकता हूँ। उसकी बात सुनकर मैं ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। वो मुझसे इसी तरह की बातें किया करता था। पंकज को वाकई ही मेरी बहुत ज़्यादा आदत हो गई थी। हम दोनों अक्सर ही घूमने के लिए बाहर चले जाते। वो रात को मेरे लिए आइसक्रीम ले आता और हम दोनों मिलकर रात तक एक साथ मूवी देखते। मैं पंकज की पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा मदद किया करती थी। वह मुझसे बेझिझक अपना हर तकलीफ़ बताता था। मैंने पंकज के साथ खरीदारी के लिए जाती तो वो मुझे बहुत ही मॉडर्न और फैशनेबल कपड़े लेने पर मजबूर करता। घर में तो वो मुझे दुपट्टा भी नहीं लेने देता था। जब भी मैं दुपट्टा लेकर काम करती तो वो मेरा दुपट्टा खींचकर एक तरफ फेंक देता। वो कहता, आप इसे इतनी गर्मी में पहनकर कैसे काम करती हैं। वह हर बात में मेरी बहुत ज़्यादा फिक्र करता था। उसको हल्के रंगों के कपड़े बहुत पसंद थे और इसलिए मैं जब भी उसके साथ बाजार जाती तो मुझे हल्के रंगों के कपड़े दिलाता और उनकी सिलाई भी बहुत ही फैशनेबल करवाता। उसे मेरे कपड़ों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। मैं अक्सर उसे कहती कि उसकी बीवी तो बहुत खुशनसीब होगी जो उसका पति उसे अपनी पसंद से कपड़े डिजाइन करवा कर देगा। वो मेरी बात सुनकर कहता कि फ़िलहाल तो आप बहुत खुशनसीब हैं जो मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ। और वाकई में बहुत ही खुशनसीब थी, क्योंकि मुझे उसने कभी भी किसी काम के लिए मना नहीं किया था। वह मेरे तमाम जोड़ों में गहरे गहरे डिजाइन वाले गले बनवाता, बड़ी बड़ी चौक बनवाता, जिससे अक्सर मेरी कमर तक झांकने लगती और कमीज इतनी चुस्त होती कि कभी कभी मुझे सांस लेने में भी दुश्वार महसूस होता। लेकिन पंकज को ऐसे कपड़े बहुत पसंद थे। मैं उसे अपने बच्चे की तरह रखती थी, इसलिए कभी भी उसकी पसंद का जोड़ा पहनने के लिए मना नहीं करती थी। हल्के गुलाबी रंग का जोड़ा पहने एक दिन मैं किचन में काम कर रही थी। गर्मी बहुत ज़्यादा थी और मेरा पूरा जिस्म पसीना पसीना हो रहा था। मेरा लिबास से सब कुछ साफ साफ नज़र आ रहा था और मैं बिना दुपट्टे के जल्दी जल्दी खाना पकाने में मग्न थी। तभी जब अचानक ही वह पीछे से चला आया और मुझे देखकर कहने लगा कि आज तो आप बहुत हॉट लग रही हैं। उसके इस बात पर मैं शर्मिंदा सी हो गई और जल्दी से अपना दुपट्टा ढूंढने लगी। तभी वो कहने लगा कि मैं तो मजाक कर रहा था भाभी, आप आराम से काम करना, अपना काम करो। और वह किचन से निकल गया। अकरम मुझसे मिलने के लिए वापस आते तो उन दिनों पंकज मुझसे बहुत ही कम बात करता और सारा सारा वक्त पढ़ाई में मग्न रहता। अकरम बहुत खुश होते कि पंकज बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहा था और मैं भी उन दिनों अकरम के साथ इतनी मग्न होती कि मुझे पंकज का बदला हुआ रवैया भी महसूस ना होता। अकरम बस 4 दिन ही मेरे साथ गुजार कर वापस चले जाते और पंकज फिर मेरे साथ पहले की तरह ही पेश आता। वो मेरे मामले में बहुत जिद्दी सा हो गया था। वह चाहता था कि वह मुझसे कुछ भी कहे मैं फ़ौरन उसकी बात मान लूँ। उसके दोस्त के भाई की शादी थी और वह मेरे पीछे लग गया था कि मैं भी उसके साथ चलूं। पहले तो मैंने मना कर दिया, लेकिन जब उसका उतरा हुआ चेहरा देखा तो मजबूरन मैं मान गई। लेकिन मैं सोच रही थी कि उसके दोस्त के भाई की शादी में मैं जाकर क्या करूंगी, लेकिन वहां जाकर मुझे बड़ी हैरानी हुई। पंकज के सभी दोस्त मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते थे और इस तरह मिल रहे थे जैसे हम बहुत बार मिल चुके हैं। पंकज का एक दोस्त कह रहा था कि पंकज हर वक्त आपका ही जिक्र करता है और वो आपकी बहुत तारीफ़ करता है। वह सब मुझसे मिलने की ख्वाहिश करते हैं और मुझसे मिलकर बहुत खुश हुए। वापसी पर मैंने पंकज से पूछा कि तुम अपने दोस्तों से मेरे बारे में ऐसी कौन सी बातें करते हो जो सब मुझे इतने अच्छी तरह पहचानते हैं। पंकज कहने लगा कि आप तो मेरी सब कुछ हैं, मैं हर वक्त आपकी बात करता हूँ। उस वक्त मैं पंकज की बात का मतलब समझ नहीं पाई थी, लेकिन जिस दिन मुझे
उसकी बात का मतलब समझ आया। मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। पंकज रोज़ रात को मेरा मसाज करने लगा और मैं सुकून की नींद सोने लगी। लेकिन जब अगले दिन मुझे अपने जिस्म पर जगह जगह तेल के निशान मिलते तो मैं हैरान हो जाती, और इसलिए एक रोज़ मैंने अपने कमरे में कैमरा लगवाया और पंकज से मसाज करवाने लगी। मसाज करवाने के थोड़ी ही देर में बाद मुझे हमेशा की तरह नींद लग गई, और सुबह उठकर जब मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो मेरी सांस रुक गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि पंकज मेरे साथ ऐसा भी कर सकता है। मैं तो पंकज पर बहुत ज़्यादा भरोसा करती थी और उसे अपना छोटा भाई समझती थी, लेकिन उसने तो देवर भाभी के रिश्ते का लिहाज भी ना रखा। वीडियो में पंकज मेरा अच्छी तरह मसाज कर रहा था और फिर वह मेरे लिए चाय बना कर लाया, और चाय पीने के बाद पंकज अपने कमरे से निकल गया और मैं सोने के लिए लेट गई। थोड़ी ही देर बाद मुझे इतनी गहरी नींद लग गई कि पंकज कमरे का दरवाज़ा खोलकर दोबारा अंदर आया, और मैं दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर भी ना उठी। उसने अंदर आने के बाद कमरे का दरवाज़ा लॉक किया और मेरे करीब चला आया। उसके बाद जो कुछ मैंने देखा, मुझे अपनी आंख पर यकीन ना आया। पंकज कुछ देर तो खामोशी से बैठा मुझे देखता रहा। उसके बाद अपनी उंगलियों से मेरे चेहरे को छूने लगा। उसने अपने मोबाइल फ़ोन निकालकर मेरी बहुत सारी तस्वीरें खींची, और उसके बाद उसने धीरे धीरे मेरी कमीज़ और मेरे बदन से अलग अलग कर दिए। तेल की वो शीशी जो वो मसाज के लिए लाया था कमरे में ही रखी थी। उसने अपने हाथों से तेल लिया और मेरे जिस्म का मसाज करने लगा। मैं बेहियाज सी उसके सामने पड़ी थी और वो मेरे जिस्म पर अपने हाथों को मल रहा था। थोड़ी देर के बाद उसने अपने होठों से मुझे चूमना शुरू किया, और उसके बाद वो अपनी तमाम हदें पार करता चला गया। उसने हम दोनों के बीच मौजूद तमाम दीवारों को गिरा दिया था। वह जज्बात में इस कदर आगे निकल गया था कि कई घंटों तक वो मेरे ऊपर हावी रहा। मैं उसके आगे बेजान थी और वह पूरी तरह जोश में था। कई घंटे मेरे साथ गुजारने के बाद वो जिस तरह आया था उसी तरह वापस चला गया था। वह मेरी इज्जत को बुरी तरह पामाल कर गया था, और यह सब देखकर मेरी रूह तक काँप रही थी। मैं तो उसे अपना छोटा भाई समझती थी और इसलिए उससे इतनी घुली मिली रहती थी, लेकिन मैं कभी यह जान न सकी कि उसकी नीयत में खोट है। मैं अपने कमरे में बंद थी। जब वह कॉलेज से आया तो सीधा मेरे कमरे में चला आया। मेरे बिल्कुल करीब बैठकर पूछने लगा कि भाभी क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है? मैंने गहरी निगाह उस पर डाली और कैमरे की रिकॉर्डिंग उसकी तरफ बढ़ा दी, जिसे देखकर वह कुछ देर के लिए खामोश हो गया। उसके बाद जो कुछ उसने कहा वो सुनकर तो मेरी पूरी तरह से रोंगटे खड़े हो गए। उसने अचानक ही मुझसे मोहब्बत का इजहार कर दिया। वो कह रहा था कि उसे पहले ही दिन से मुझसे मोहब्बत हो गई थी। वो हमेशा से ही मोहब्बतों के लिए तरसा था, और जब मैंने उस पर ध्यान देना शुरू किया तो उसे मेरा वजूद अच्छा लगने लगा। उसे ये एहसास हुआ कि उसकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा है जो उससे मोहब्बत करता है। वो कह रहा था कि अब वह मुझसे दूर नहीं रह सकता, और इसलिए उसकी नज़र में अपने बड़े भाई का वजूद भी खटकने लगा था। जब भी अकरम आता तो वह खुद को कमरे में बंद कर लेता, क्योंकि वह हम दोनों को साथ नहीं देखना चाहता था। अकरम से तो वो यूं ही पहले से नफ़रत करता था, क्योंकि अकरम के अब्बा अकरम से बहुत मोहब्बत करते थे और मरने से पहले उन्होंने ये घर भी अकरम के नाम कर दिया था। मेरा और अकरम का साथ उसे बहुत चुभता था, और वह जब भी मेरे लिए ख़रीदारी पर जाता तो जानबूझकर मुझे ऐसे लिबास लेने पर मजबूर करता जिससे वह मेरे वजूद को देख सके। उसे हल्के रंग पसंद नहीं थे, बल्कि हल्के हल्के रंगों से मेरा छलकता हुआ वजूद पसंद था। वो कह रहा था कि मैं खूबसूरती से कायल हो चुका था। वो बस मुझे पाना चाहता था। उसके लिए अपने जज्बात को काबू में रखना बहुत मुश्किल हो गया था। जब वो मुझे आधी आधी रात तक जागते हुए देखता तो यह बात उसे बेचैन करती कि मैं उसके भाई की याद में जाग रही हूँ। उसकी ख्वाहिश थी कि मैं उसके लिए बेचैन रहूं और ज़िंदगी भर उसके साथ रहूं। वह मुझे अपने भाई से दूर करना चाहता था और अपने करीब लाना चाहता था, इसलिए उसने मेरा मसाज करना शुरू कर दिया ताकि मैं सुकून से सो जाऊं, और वह मेरी चाय में नींद की दवा भी मिलाकर लाता। और जब उसे यकीन हो जाता कि मैं गहरी नींद में हूँ तो वह फ़ौरन ही मेरे कमरे में चला आता और अपने प्यासे वजूद को पूरा कर जाता। उसने अपने दोस्तों को भी ये बात बता दी थी कि वो मुझसे मोहब्बत करने लगा है, और उसके दोस्तों ने ही उसे ये तरीका बताया था। पंकज और उसके दोस्त जवानी की दहलीज पर थे, इसलिए वो सही और गलत से बेखबर होकर मेरी इज्जत से खेल रहे थे। पंकज की बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने ये सब कर दिया था
और मैं उसके भाई की बीवी थी और वो मेरे बिस्तर तक आ गया था। मैं शर्म से पानी पानी हो गई थी। मैंने नफ़रत से एक निगाह पंकज पर डाली तो वो मेरे कदमों में बैठ गया और कहने लगा कि वो बस मुझसे मोहब्बत चाहता है और मेरी नफ़रत उसे मार डालेगी। बाप की जुदाई के साथ साथ वो तो अपनी माँ की लापरवाही भी बर्दाश्त नहीं कर पाया। वह कह रहा था कि अम्मा ने कभी भी उसके जज्बात और ज़रूरतों का ख्याल नहीं रखा, बल्कि सारे मोहल्ले के चक्कर लगाती रही। वह पूरी तरह तन्हाई का शिकार था। जब मैं इस घर में आई तो उसकी तन्हाई मिट गई। उसने अपने आप को पूरी तरह मेरे साथ मसरूफ़ कर लिया। मैंने पंकज को धक्का देकर अपने पैरों के पास से हटाया। मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। उसने जो कुछ मेरे साथ किया था मैं उसे माफ़ नहीं कर सकती थी। मैं जानती थी कि इसमें सारी गलती पंकज की नहीं है। वो बाकी रिश्तों को तरसा हुआ था और मुझे पाकर वह अपनी हद भूल बैठा था। इसमें गलती मेरी भी थी। मैंने भी कभी उसे सही और गलत नहीं बताया। उसने जब भी मेरे लिए लिबास सिलवाए तो मैं उसे उसकी पसंद समझकर कबूल करती गई। मैं बगैर दुपट्टे के ही उसके सामने सारे घर में घूमती रहती। मैं उसे अपना छोटा भाई ज़रूर समझती थी, लेकिन वह मेरा छोटा भाई था नहीं। मेरे उसके बीच देवर भाभी का रिश्ता था और मैंने इस बात का ख्याल नहीं किया था। आजकल के दौर में जहाँ 13 साल का बच्चा भी हर बात से पूरी तरह वाकिफ़ होता है, मैंने कैसे सोच लिया कि मेरा 17 साल का देवर एक छोटा सा बच्चा है। मैंने उससे कहा कि बेहतर यह है कि वो मुझसे दूरी बना ले और मुझे अपनी शक्ल तक ना दिखाए। मेरे लिए अब उसके साथ एक छत के नीचे रहना मुश्किल हो गया था। पंकज ने मुझसे फरियाद की थी कि मैं ये बात उसके भाई को ना बताऊं। मुझ में तो खुद इतना हौसला नहीं था कि मैं अकरम को खुद इतनी बड़ी सच्चाई कैसे बता सकती थी। वो बहुत शर्मिंदा था और अपने कमरे में चला गया, लेकिन मैं खुद भी अपनी नज़रों में गिर गई थी। मैंने फ़ौरन अकरम को फ़ोन मिलाया और उनसे कहा कि अब मैं उनके बगैर नहीं रह सकती। या तो वो खुद वापस आ जाएं या मुझे अपने पास बुलाएं। मेरी बात सुनकर अकरम पहले तो हैरान रह गए कि मुझे अचानक क्या हुआ है, लेकिन जब बार बार मैं कहने लगी तो वो कहने लगे कि मैं जल्द ही मुझे अपने पास बुला लेंगे। वो मुझसे कुछ वक्त मांग रहे थे ताकि वह मेरे रहने का कोई इंतजाम कर सके और अपनी माँ से भी इस बारे में बात करेंगे। मैंने अकरम से कहा कि वह 15 दिन के अंदर अंदर मुझे अपने पास बुला लें, नहीं तो मैं हमेशा के लिए अपने घर लौट जाऊंगी। अकरम ने वादा किया कि वह 15 दिन में आकर मुझे अपने साथ ले जाएंगे। मैंने ये 15 दिन खुद को कमरे में बंद करके गुजारे। मैं पंकज की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी और जो कुछ हो चुका था मैं उसे पूरी तरह भूल जाना चाहती थी। मेरी सास को अब भी अपने घर का होश नहीं था। उन्हें अपने घर से ज़्यादा सारे मोहल्ले की फिक्र थी। अगर वह दूसरों की खोज में रहने के बजाय अपनी औलाद का ख्याल रखती तो शायद पंकज यूँ इस चीज़ का शिकार न होता। पंकज अकेलेपन का शिकार होकर अपने रास्ते से भटक गया था। हर रिश्ते की एक हद होती है और मैंने अपने और पंकज के इस रिश्ते को उस हद को भुला दिया था और उसी का खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा था। मैंने अपने सारे पुराने लिबास जला दिए। अब मुझे एहसास था कि मैं इस घर में एक गैर के साथ मौजूद हूँ और मुझे अपने आप को उससे ढककर रखना है। कभी कभी हम बहुत सी चीज़ों को बहुत छोटा समझ लेते हैं, लेकिन वो इतनी छोटी होती नहीं हैं जितनी की नज़र आती हैं। मुझे अपने दुपट्टे की कीमती होने का एहसास आज हुआ था जब मैं लुट चुकी थी। जो लोग भी ये कहानी सुन रहे हैं, आपसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने वजूद को संभाल के रखो, बहुत कीमती है। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज के दौर में हम लोगों को किसी पर भी ऐसे ही भरोसा कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। धन्यवाद दोस्तों।